Headlines presented by स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राजधानी दिल्ली में बीती शाम में एक झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई। ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे एक नामी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे 3 होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। सिस्टम की लापरवाही पूरी तरह से उजागर हो गई। समय रहते नालों की सफाई की गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शाम के वक्त इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका भी बारिश से भीग रहा था। थोड़ी ही देर की बारिश से हालात खराब हो गए। नालों में पानी भर गया, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। बेसमेंट के बाहर पानी पूरी तरह डेरा जमा चुका था। हर साल दिल्ली में एक जोरदार बारिश ही उसे घुटनों पर ले आती है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के बाहर ही सड़क में पानी भर गया और उसकी धार बेसमेंट की तरफ मुड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। लाइब्रेरी में मौजूद छात्र जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी में जुटे थे, अचानक से पानी के प्रचंड प्रहार की वजह से फंस गए। पानी ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हादसे के बाद बेहद ही दहशत में भर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये उसी बेसमेंट का वीडियो है। मंजर कितना भयानक है आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेसमेंट में दरिया बह रहा है और इसी दरिया के बीच कई छात्रों की चीखें दब गईं। दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में राव IAS स्टडी सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। शाम 6:40 पर पुलिस और NDMA को फोन किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और NDRF की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बेसमेंट में पानी पूरी तरह भर चुका था और तब तक 3 छात्र जान गंवा चुके थे। बाद में उनके शव बरामद किए गए। हादसे में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उसमें केरल के रहने वाले 28 साल के नवीन डाल्विन, यूपी के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया यादव और 25 साल की ही तान्या सोनी है। हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिजनों को मिली, कोहराम मच गया। परिजन कोचिंग संस्थान और प्रशासन की भारी लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं गई या ना परिवार को गई कि इस तरीके का हादसा हुआ? न्यूज चैनल पे देखने के बाद खुद आप आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई अधिकृत जानकारी मुझे नहीं दी गई, ना परिवार वालों को दी गई, किसी को नहीं दी गई। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? नहीं, पहले तो कोचिंग सेंटर वाले, हम एडमिशन बच्चे का कराएं कोचिंग सेंटर में तो पहले जिम्मेदारी तो कोचिंग सेंटर की बनती थी कि वो हमसे बात करता। हाँ। ठीक है। हाँ। जब मैंने कोचिंग सेंटर वाले को फ़ोन किया और उससे पूछा कि इस घटना में जो मौत हुई है तो उसमें क्या श्रेया यादव का भी नाम है, तो उन्होंने बोला कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, जैसे हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं, हादसे के पीछे किसकी आप लापरवाही मानती है? जो पानी भरा बेसमेंट में और ये हादसा हुआ, उसके पीछे किसकी लापरवाही? नहीं, वो लापरवाही तो मैं नहीं जानता अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, पानी कहाँ से आया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि कम से कम जो भी कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उनकी एक जवाबदेही सबसे पहले नंबर पर बनती है। और मैं कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं को अगर रोकना है तो ऐसी घटनाओं में सबसे पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उस कोचिंग संचालक के चेयरमैन पर निश्चित रूप से दर्ज होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त बेसमेंट में पानी भरने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिससे बायोमेट्रिक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से छात्र बाहर ही नहीं निकल पाए और धीरे धीरे सिंगल एंट्री वाले 12 फीट वाले बेसमेंट में पानी दाखिल होता गया। बेसमेंट के अंदर हालत ये थी कि टेबल कुर्सियां तैर रही थी। 14 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। दरवाजा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं।
उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। 3 छात्रों की मौत से दूसरे छात्रों को भी भारी सदमा पहुंचा है। छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली सरकार, एमसीडी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। People are saying कि different type की authorities यहाँ पे नहीं आई। They all came, they all were part of rescue operations. All means all, whoever, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आए थे। MCD officials, पूरी घटना के बाद दिल्ली में सियासत का पारा भी हाई हो चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। स्वाति का कहना है कि समय रहते नालों की सफाई हो जाती तो ऐसा हादसा सामने नहीं आता। हर एक परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कोचिंग सेंटर की अधिकतर लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। एक हादसा होने के बाद सिस्टम की कलई खोलती दिख रही है। यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है। हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट, और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। अब 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के। हाल ही में नॉर्थ कैंपस इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। अब इस दिल दहलाने वाली घटना से छात्र दहशत में है। हर साल दिल्ली बारिश में डूब जाती है, लेकिन सिस्टम की नाकामी अब जान पर भारी पड़ रही है। 3 होनहार जो अपना भविष्य संवारने राजधानी आए थे, वो इस घनघोर लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। मरने वाले 3 स्टूडेंट में एक बेटी बिहार की भी है। घर वाले बेटी का शव लेकर वापस औरंगाबाद के नबी नगर जा रहे हैं ताकि वहां क्रियाकर्म किया जा सके। वो दिखने में जितनी मासूम थी, पढ़ने में उससे भी ज्यादा होशियार। घरवालों को उसके अंदर एक IAS अधिकारी की झलक दिखती थी, तभी तो बड़ी हसरत के साथ दिल्ली भेजा था, ये सोचकर कि बेटी IAS बनेगी, घर का नाम रोशन करेगी। लेकिन दिल्ली ने ऐसा दर्द दिया जो ताउम्र सालता रहेगा। जी सर, बोलेंगे क्या एक्शन होना
होना चाहिए। तान्या सोनी यही नाम था उसका। मूल रूप से दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। तान्या के पिता विजय तेलंगाना में इंजीनियर हैं। तान्या प्रशासनिक अधिकारी बनकर सिस्टम को बदलना चाहती थी, लेकिन महज 21 साल की उम्र में उसी सिस्टम का शिकार हो गई जिसे वो बदलना चाहती थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राउस IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से शनिवार को 3 बच्चों की मौत हो गई। इसमें एक बिहार की तान्या सोनी भी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट तान्या पिछले 3 महीने से राव कोचिंग में UPSC की तैयारी कर रही थी, लेकिन शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। अब परिजन बेटी का शव लेकर वापस बिहार जा रहे हैं। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के, जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। देश के हर कोने से हर साल बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं UPSC की तैयारी करने दिल्ली आते हैं और कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे ने दिल्ली सरकार के साथ साथ पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। People are saying कि different type की authorities यहाँ पे नहीं आई। They all came, they all were part of rescue operations. All means all, whoever, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आए थे। लेकिन सवाल है कि क्या इनकी गिरफ्तारी से उन 3 होनहार बच्चों की जिंदगी क्या वापस लौट आएगी जो IAS बनकर सिस्टम को ठीक करना चाहते थे? क्या सिर्फ इनकी गिरफ्तारी भर से तान्या के माँ बाप का दर्द कम हो जाएगा, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपनी बेटी को खो दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले साल सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी। अब एक और महिला जो अपना नाम महविश बता रही है वो भारत पहुंची है। उसका दावा है कि राजस्थान के रहने वाले शख्स से उसका निकाह हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई हूँ, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की मां ने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे
और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है और उसी वीजे पर आई है 45 दिन का वीजा तिथि से। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में कि आप थाने पर वो यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की माने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से बागा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम काम लेके जाएंगे। पीतीसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव पीतीसर ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर महविश 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई। दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी। महविश के भी 2 बच्चे हैं, वो किसके पास है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और पेरिस ओलंपिक से देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। जी हां, मनोज अदक की तरफ से ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया गया और पीएम मोदी ने मनु की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश झूम उठा। एथलीट मनु भाकर ने ओलंपिक में पहले मेडल से खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। 221.7 के स्कोर के साथ वो अपने नाम मेडल करने में कामयाब रही। मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे नंबर पर रही थी। वो शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। गोल्ड और सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया की झोली में गया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन जहां दिग्गज शूटर कमाल नहीं कर पाए थे, तो वहीं मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी बेटी की उपलब्धि पर गदगद है। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊँ। जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उससे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने लग जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है
अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती हैं। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। सीएम योगी ने भी पदक जीतने पर बधाई दी है। हम हर एक हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा खुशी है एक मेडल के साथ, और मुझे खास करके एक महिला होने के नाते मैं हमेशा सोचती थी कि 20 साल हो गए मैं लास्ट ओलंपिक फाइनल्स के बाद क्यों कोई आ नहीं सका है। तो मनु ने उसको फाइनल्स में ही नहीं बल्कि मेडल लाया है उसने, तो इससे एक पूरा एक आउटलुक चेंज हो जाता है एंड इट मीन्स इट्स ह्यूज। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर की पिस्तौल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी के साथ अब मनु ने शूटिंग में भारत के मेडल के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।